यूरोप में जिसका नाम था सिगमंड फ्रॉइड। ऐसी ऐसी बात बोलता है कि कई रूढ़िवादी घबरा जाते हैं, बोलते हैं फ्रॉइड नहीं है, फ्रॉड है। वो ये हटा के बोलते हैं उसका नाम, क्योंकि भड़क जाते हैं इससे। फ्रॉइड के साथ एक व्यक्ति हुआ एडलर और तीसरा हुआ युंग या कार्ल जुंग भी कह सकते हैं, JUNG था। तो कहीं कहीं जुंग, कहीं जंग, कहीं युंग, कहीं यंग, कुछ भी नाम चल जाता है। तो कार्ल युंग, थॉमस एडलर और सिगमंड फ्रॉइड, ये तीन लोग हुए। मनोविज्ञान में तो कई लोग पहले से भी थे, पर इनके मनोविज्ञान के संप्रदाय का नाम पड़ा मनोविश्लेषणवाद या साइको एनालिसिस। सिगमंड फ्रॉइड की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जो हिंदी में भी आती है, उसका नाम है मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस। उसमें उसने अपना बुनियादी सिद्धांत पेश किया है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि फ्रॉइड बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। फ्रॉइड कह रहे हैं कि देखिए, हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच है लिबिडो। लिबिडो, लिबिडो का मतलब है प्रेम की इच्छा, पर हिंदी साहित्य में इसको आमतौर पर काम चेतना कह के व्यक्त करते हैं। मतलब प्रेम तो किसी वस्तु से भी हो सकता है, किसी विचार से भी हो सकता है, पर काम चेतना का संबंध, काम का मतलब यहां होता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन से। तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन या प्रेम की इच्छा, ये हमारे जीवन की सबसे गहरी इच्छा है। मतलब कई बार सवाल उठता है ना कि मनुष्य की सबसे मूल प्रवृत्ति कौन सी है। प्रवृत्ति समझते, प्रवृत्ति का मतलब जो हम सीखते नहीं है, हम लेके ही आते हैं। जैसे आत्मरक्षा की प्रवृत्ति कुछ लोग कहते हैं सबसे मूल है। आप चींटी अगर आपकी टेबल पे आ जाए, कागज के ऊपर आ जाए, फूंक मार के देखिए, अगर उसको हल्का सा भी एहसास हो गया कि फूंक आने वाली है तो ऐसा चिपक जाती है कागज से, उसके बाद आप फूंक मार मार के मर जाएंगे, उड़ेगी नहीं वो। आत्मरक्षा की प्रवृत्ति है, उसको बचना है चाहे जो हो जाए। हाँ, उसको ना पता हो, अचानक फूंक मार देंगे तो भूकंप में उड़ जाएगी, पर अचानक सुनामी आ गई तो उड़ गई बेचारी। लेकिन अगर उसको एहसास हो गया ना, फिर नहीं उड़ा पाएंगे उसको। मच्छर संगीत सुना रहा है, आप सुन रहे हैं, आपने एक ताली बजाई, वो बच गया, उसके बाद उसकी गति देखिए। पहले वो आराम आराम से उड़ रहा था, ऐसे ऐसे लहराते हुए, उसके बाद ऐसे कर रही, कहीं आसपास खतरा है, कहीं ना कहीं कोई मनुष्य आसपास लगता है, क्योंकि आत्मरक्षा की प्रवृत्ति सबके केंद्र में है। कुछ लोगों ने कहा कि आत्मरक्षा सबसे मूल प्रवृत्ति है, बाकी लोगों ने कहा ना, ये नहीं है। और आत्मरक्षा सबसे मूल प्रवृत्ति होती तो लोग आत्महत्या क्यों करते, लोग युद्ध में शहीद क्यों होते, माताएं अपने बच्चों को बचाने के लिए खुशी खुशी अपनी जान क्यों दे देती। तो ऐसा मतलब आत्मरक्षा से भी बड़ा कुछ है। एक नीत्शे नाम का दुष्ट विचारक हुआ, बहुत प्रसिद्ध विचारक है, 10 पेग जरथुस्त्र नाम की उसकी किताब है, और उसने कहा कि जीने की इच्छा से बड़ी है जीतने की इच्छा। व्यक्ति को जीने से ज्यादा महत्वपूर्ण जीतना लगता है, जीतना है, सबको हराना है, विजयेच्छा का सिद्धांत कहते हैं। और आप देखेंगे कि हम लोग जिंदगी भर किसी ना किसी को हराने में ही लगे रहते हैं। अच्छा, उसकी ऐसे, अब देखता हूं उसको कम वक्त, जबकि इसकी जिंदगी में भी सब ठीक चल रहा है, उसका भी सब ठीक चल रहा है, पर क्या करें, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो दुश्मनी ही कर लेते हैं। चलो, हराना है इसको, हराना है इसको, ये करना है। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये बात भी ठीक नहीं लग रही है। इतने में सिगमंड फ्रॉइड बोले ना, जीवन की सबसे मूलभूत प्रवृत्ति है काम चेतना, सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, प्रेम की इच्छा है। तो जो ट्रेडिशनल लोग थे मुंह बिदकाने लगे, उनको डर था कि पोल ना खुल जाए उनकी। ये क्या बोल रहे हो? फ्रॉइड ने कहा आईना देखो अंदर जाके, बात मत करना, सारी पोल खोल दूंगा अभी। फिर बोले चलो अभी नहीं, बाद में बात करेंगे, ये कह के निकल गए वो सब लोग वहां से। तो काम चेतना हर व्यक्ति के भीतर शुरू से रहती है, अलग अलग उम्र में अलग अलग तरीके से व्यक्त होती है। इसकी व्याख्या करते हुए उसने 2 ग्रंथियों की बात की, एक को बोलते हैं इडिपस कॉम्प्लेक्स और एक को बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये सब शब्द एक ही बार में सुन लेंगे ना तो हमेशा काम आते रहेंगे। इडिपस कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के लिए हिंदी शब्द है ग्रंथि, इडिपस ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि।
इडिपस ग्रंथि का सरलतम मतलब है कि हर लड़के का पहला प्यार उसकी मां होती है। जो बच्चा होता है ना, वो अपनी मां से बहुत प्रेम करता है, और ये प्रेम वो वाला नहीं है, हे मां तेरे लिए सिर कटा लूंगा, वो वाला प्रेम नहीं है। ये प्रेम वही प्रेम है जिसको हम बोलने से बचते हैं। अब सिगमंड फ्रॉइड का एक सिद्धांत ये है, कुछ लोग बुरा मान जाते हैं इस बात से, पर फ्रॉइड को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि भारत के लोग बुरा मान रहे हैं, वो तो ऑस्ट्रिया में बैठा हुआ था। और ये इडिपस नाम कहां से लाए जानते हैं? एक प्रसिद्ध मिथक है। मिथक का मतलब प्रसिद्ध कहानी, प्रामाणिक कहानी नहीं है, लेकिन वहां के लोग मानते हैं। जैसे भारत में रामायण महाभारत ये सब मिथक है, ऐसी कहानी है, प्रमाण हमारे पास नहीं है, पर लोग मानते हैं उस कहानी को। उस मिथक में क्या हुआ कि इडिपस नाम का एक सैनिक था, सेनापति था, युद्ध लड़ता था। और पुराने जमाने के युद्धों में तो अक्सर यही होता था कि जो सेना युद्ध जीतेगी दूसरे इलाके को रौंद देगी, वहां की महिलाओं से बलात्कार करेगी, वहां की संपत्ति लूटेगी, ये सब युद्धों में होता था। इडिपस ने युद्ध जीता और वहां के उसके लड़ाकों ने वहां के लोगों को रौंद दिया, और एक सुंदर सी स्त्री उसको देखी, उसने कहा कि इसके साथ दैहिक संबंध मैं बनाऊंगा। उसने संबंध स्थापित किया, और बाद में उसको पता लगा कि वो महिला उसकी मां थी। बचपन से मां से अलग था, उसको पता ही नहीं था कौन मेरी मां है। और तब से यूरोप के इतिहास में, यूरोप के कल्चर में इडिपस का नाम हो गया है एक ऐसा प्रतीक जिसको अपनी मां के प्रति अनुरक्ति है। और इडिपस बाद में इतना अपराध भावना से भर गया कि वो जी नहीं पाया, उसकी मौत हो गई। वहां से नाम उठा के रखा इडिपस कॉम्प्लेक्स, कि जो बेटा होता है उसको अपनी मां से बहुत लगाव हो जाता है, उसको अपने बाप से नफरत हो जाती है, क्योंकि बीच में आ जाता है बार बार, उसको नफरत हो जाती है बाप से। इसलिए आप देखेंगे कि आमतौर पर बेटे और बाप के संबंध ठीक नहीं होते, किसी भी घर में देख लीजिए। जैसे ही बेटा बड़ा होता है, बाप और बेटे के बीच में खाली नमस्ते नमस्ते होनी शुरू हो जाती है। नमस्ते पापा, हाँ ठीक हो बेटा, हाँ पापा ठीक हो, इसके आगे बात नहीं होती। और बेटी को देखिए, उछल कूद के सारी बात करती है, और पप्पा तुम कैसे हो पप्पा। बाप के मुंह से पप्पा ही नहीं निकलता एक बार भी बेटे के मुंह से, क्योंकि वो संबंध, मतलब सिगमंड फ्रॉइड कह रहा है कि उसके मूल में वही समस्या है। और यही भावना जो लड़कियों के मन में है वो होती है बाप को लेकर। पहला प्यार बाप होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इसलिए आप देखेंगे कि किसी भी पिता को झुकाना हो ना, उसकी बेटी के 2 मोटे मोटे आंसू से सामने ले जाइए। और सारी बेटियों को पता है कि अंतिम ब्रह्मास्त्र मेरे पास जो है बाप को झुकाने के लिए, 2 मोटे मोटे आंसू। पहले माहौल बनाना है, फिर 2 आंसू निकाल देने हैं, उसके बाद ब्लैंक चेक पे साइन होकर मिल जाएंगे। कुछ करना, पापा दिल्ली पढ़ने जाना है। क्यों दिल्ली जाना है? पापा, अरे बेटा तू पेरिस जा, न्यूयॉर्क जा, दिल्ली क्या चीज है? भाई बाप जख्मी हो जाता है बेटी से, और बेटा क्या के देखे, पापा दिल्ली जाना है तो चला जा, पैसे पैसे कमा ले खुद जाके, मैं क्यों दूं तेरे को पैसे भाई। तो बेटा इसे नाराज भी रहता है बाप से बहुत ज्यादा। बेटे का मास चलता है, माँ जो बाप की कमाई में से पैसा चुरा चुरा के इकट्ठा करती है वो बेटे को देती है। ऐसे सर्कुलेशन बना रहता है पैसे का, मुद्रा का संचरण ऐसे होता है। और इतने में नरेंद्र मोदी बोलते हैं नोटबंदी, तो सारे पैसे बेकार हो गए। तो महिलाओं ने वोट इसीलिए नहीं दिया होगा लगता है इस बार, कि हमारे सारे पैसे खराब कर दिए, और पति को देने पड़े कि भाई ये दूसरे वाले ले आओ। दूसरे आए पर उनके पास नहीं आए, रास्ते में रुक गए। खैर, तो लिबिडो है, लिबिडो का मतलब जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो मूल चेतना है। फिर सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि जो हमारा मन है वो 3 प्रकार का है, जिसको बोलते हैं चेतन, अवचेतन और अचेतन। ये शब्द हिंदी साहित्य में इतनी बार आने वाले हैं कि अभी से ठीक से घोट लीजिए इनको। चेतन, अवचेतन और अचेतन, इसको पढ़ने से ऐसा होता है कि मन करने लगता है कि असली सत्य मिल गया, अब क्यों आगे पढ़ें, अब इसी को पढ़ेंगे आगे हम। वो सब मत कीजिएगा। हिंदी साहित्य पढ़ते हुए कई बार कमंडल उठाने का मन करेगा कि कमंडल उठाओ और हिमालय पे चलो। वो सब ड्रामा है, कुछ नहीं है उन सब बातों में। आराम से यूपीएससी के लिए पढ़िए, आईएएस बनिए, वही है ठीक।
चेतन को अंग्रेजी में बोलते कॉन्शियस, CONSCIOUS, कॉन्शियस। अवचेतन में कॉन्शियस से पहले सब लगा दीजिए, SUB, सब कॉन्शियस। और अचेतन में अनकॉन्शियस, UN लगा दीजिए, अनकॉन्शियस। तो 3 शब्द क्या मिल गए आपको? चेतन यानी कॉन्शियस, अवचेतन यानी सब कॉन्शियस, अचेतन यानी अनकॉन्शियस। ठीक है। तो जो हमारा दिमाग है वो कह रहे हैं कि जैसे एक बर्फ की सिल्ली समझ लीजिए, एक समुद्र में मान लीजिए बर्फ का पहाड़ है। बर्फ का कितना हिस्सा पानी की सतह के ऊपर रहता है? ये लगभग 10% के आसपास है, बाकी सारा पानी के नीचे है। यही नियम है ना, फिजिक्स में ही तो बताया होगा। सिमन फ्रॉइड कह रहे हैं कि यही स्थिति हमारे दिमाग की है। दिमाग का जितना हिस्सा सतह के ऊपर है वो कॉन्शियस है, चेतन। और चेतन का मोटा मोटा मतलब, जब आप जागरूक हैं, आपको पता है कि आप कहां हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तो आपका दिमाग चेतन है उस समय। जैसे कि अभी चेतन है, आपको पता है क्लास में बैठा हूं या क्लास में बैठी हूं, इस समय क्या करना है क्या नहीं करना सब पता है। फोन आ गया अचानक और मास्टर जी घूर के देख रहे हैं तो फोन काट देना, चुपचाप नीचे ही नीचे काट देना है कि नहीं इस समय ठीक नहीं है। या हल्का सा उठा के बाद में बात करूंगी, या चली आना तू पान की दुकान पे 3:30 बजे। तो इतना क्या खट से कट, और ऐसा चेहरा सामने सीरियस टाइप का कि अभी तो पता भी नहीं क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है कि ये रिस्क वाला समय है, इस समय शरारत नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे बच्चे जिनको थोड़ा आदत होगी स्मोकिंग वगैरह करने की, उनका बहुत मन तड़प रहा होगा, तलब कि एक सुट्टा मार लेता किसी तरह से, पर पता है कि यहां नहीं मार सकते हैं, और यहां अगर एक लगाए तो बड़ा भारी पड़ने वाला है, तो दबा रहे हैं कि अभी नहीं, रुक जा रे मन, रुक जा रे मन, बस 20 मिनट रह गए हैं, नीचे जाके 2 लगा लूंगा, अभी थोड़ी देर शांत रहो। अभी आप ये जो चल रहा है ना आपके मन में, इसको बोलते हैं कि आप कॉन्शियस माइंड में हैं। आप यहां है, आपको पता था क्लास में आ रहे हैं, इससे आपकी ड्रेसिंग सेंस ऐसी है जो क्लास के लायक है। आप जिन कपड़ों में शाम के बाद होते हैं वो पहन के नहीं आते क्लास में, क्योंकि आपको पता है असभ्य कहलाए जाएंगे अगर वो सब पहन के आ जाएंगे तो आप जानते हैं कि भाई क्लास में जा रहे हैं तो डिसेंट बन के जाना है, इंसान बन के जाना है, कंगी वंगी कर लो ठीक से, झाड़ झंखाड़ लेके नहीं जाना है इस तरह से। ये कॉन्शियस माइंड है, सोच समझ के कर रहे हैं। ठीक है। कॉन्शियस माइंड में इच्छाएं आती रहती हैं तरह तरह की, जो कि सामान्य बात है। इच्छाएं 3 तरह की हैं। एक वो जिन्हें जब चाहे पूरा कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्लास करते हुए अचानक इच्छा है कि पानी पी लूं, तो पी लो, इसमें क्या दिक्कत है। बहुत जोर से इच्छा हो रही है पानी पीने की, तो बोतल उठाओ पी लो पानी, इसमें क्या दिक्कत है। बाहर जाके पी के आ जाओ, या कोई पड़ोसी वड़ोसी होगा जो पनघट से पानी लाया होगा, उससे मांग के पी लीजिए उसमें क्या है, कोई ना कोई तो होगा ही। ऐसी इच्छा जिसको लेकर कोई दबाव नहीं है, आप पूरी कर सकते हैं। कुछ इच्छाएं ऐसी होंगी जो आएंगी और उसको लेकर दबाव है कि अभी पूरा नहीं कर सकते, बाद में कर सकते हैं। ऐसी इच्छाओं को दबाना पड़ता है, इसको बोलते हैं सप्रेशन, सप्रेशन ऑफ डिजायर्स। जब हम अपनी किसी इच्छा को दबाते हैं तो वो इच्छा चेतन से दबकर अवचेतन में चली जाती है। तो ये वाला हिस्सा मान लीजिए सबकॉन्शियस का है। आपके सपने वगैरह आमतौर पर सबकॉन्शियस से आते हैं। हिप्नोटिज्म, हिप्नोसिस सबकॉन्शियस के लेवल पे होता है। नींद की सबसे गहरी अवस्थाएं सबकॉन्शियस के लेवल पे होती हैं, और सबकॉन्शियस इतना पावरफुल होता है कि अगर उसे कोई कंट्रोल कर सके तो वो कुछ भी कर सकता है। सामने वाले को हिप्नोटाइज करना सबकॉन्शियस के लेवल पे होता है, और कॉन्शियस पे नहीं होता है। तो इच्छाओं की दुनिया की बात करें तो जो इच्छाएं अभी व्यक्त नहीं कर सकते लेकिन बाद में कर सकते हैं, उसको आप दबाएंगे, सबकॉन्शियस में है। कि जैसे यही कि सिगरेट पीनी है, अभी नहीं पी सकते है, सिगरेट भी है, माचिस भी है, माहौल भी है, लेकिन ये पता है कि अगर यहां ऐसा किया, छिपा नहीं सकते ना कि चुपचाप पी ली, पता भी नहीं चला, ऐसा तो होगा नहीं। उसकी महक हर जगह गुले गुलजार हो जाएगी,
और उसके बाद ढूंढ लिया जाएगा कौन है। तो आप ये सब सोचते सोचते हुए छोड़ो यार, दबा के रखो, बाद में 3:30 बजे तब देखेंगे। ये सब कॉन्शियस हुआ। फिर मन का एक तीसरा हिस्सा है, क्योंकि कुछ इच्छाएं कॉन्शियस में ऐसी आती हैं जो ना अभी पूरी हो सकती हैं ना कभी और पूरी हो सकती हैं। वो इच्छाएं इतनी अनैतिक हैं अपनी प्रकृति में, जिनको पूरा करना तो दूर की बात है, किसी को ये कहना कि मेरे मन में ऐसी इच्छा आती है, ये भी पाप माना जाएगा। और मजे की बात है, सबके मन में आ रहा है। कहना अलाउड नहीं है। सबसे अच्छे दोस्त को भी जो ना बताया जाए, ये वो वाली इच्छाएं हैं। इसलिए नहीं कि उसके भाई या बहन को लेकर है, अदरवाइज भी ऐसा हो सकता है किसी भी वजह से कि आपको लगता है कि बहुत अनैतिक है, नहीं ये नहीं बात करेंगे, ये बहुत पर्सनल मामला है। ऐसी इच्छाओं को और दबाना पड़ता है। वो कमबख्त जोर मारती हैं बार बार, इच्छा चाहती है कि पूरी हो जाए, मन को पता है कि पूरा नहीं कर सकते हैं, तो इन्हें और दबाते हैं, तो ये पहुंच जाती है अनकॉन्शियस में। जो सबकॉन्शियस में है वो लौट के चेतन में फिर से आ सकता है कि पान खाना है, पान खाना है, पान खाना है, अभी नहीं खा सकते, अभी नहीं खा सकते। क्लास खत्म हुई, बाहर गए, फिर से इच्छा ही पान खाओ, पान खा लिया, गप से मन शांत हो गया। अब चेतन में चली गई थी, फिर चेतन में आ गई। आपने दबा लिया था, शाम को फिर याद आ गया तो आपने पूरा कर लिया, क्या दिक्कत है। अब जो इच्छा ऐसी है जो न पूरी अभी करनी है, न कभी और करनी है, न किसी से कहना है, ऐसी तमाम इच्छाएं हो सकती हैं। और सिगमंड फ्रॉइड कहता है मुख्य रूप से ऐसी इच्छाएं काम इच्छाएं ही होती हैं। और काम चेतना इतनी आवारा किस्म की है कि वो किसी के प्रति भी हो सकती है। ऐसे लोगों के प्रति जिनके साथ अगर संबंध आप सोच भी रहे हैं तो वो समाज में किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे सगोत्रीय संबंध आपने सोच लिया किसी के साथ हरियाणा में, तो बिना गर्दन के लटकना पड़ेगा पेड़ पर, कोई चारा नहीं है उसका। तो ऐसी इच्छाओं को दबाएंगे दबाएंगे और दबाएंगे, इतना दबाएंगे कि वो चली जाएगी अचेतन में, अनकॉन्शियस में। अनकॉन्शियस का मतलब है कि यहां एक काली गुफा जैसा मामला है, यहां जाने का रास्ता है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। और बाहर निकलने का जो एक रास्ता है उसके पास में बैठा एक चौकीदार। ये सब सिगमंड फ्रॉइड बता रहे हैं। चौकीदार का सिद्धांत दिया उसने, थियरी ऑफ गेटकीपर बोलते हैं उसको, चौकीदार का सिद्धांत। उस चौकीदार का एक ही काम है कि अंदर से कोई इच्छा बाहर आ ना पाए, दबी रहे अंदर। इसलिए जब किसी इच्छा को बाहर आना होता है वो चेहरा बदल के आती है, क्योंकि चौकीदार है गधा एक नंबर का, चेहरा बदलते नहीं पहचान पाता, आधार कार्ड नहीं मांगता उसका, चेहरा बदल के आएगी, समझता कोई और है तो तुम जाओ, ठीक है कोई बात नहीं। और जो सिगमंड फ्रॉइड कहना चाह रहा है वो ये कि हमारी सबसे दबी हुई इच्छाएं चेहरा बदलकर सपनों या कल्पनाओं में सामने आती हैं। उसने सारे सपनों की व्याख्या कर दी कि यह सपना आने का मतलब दरअसल ये है, मतलब रहस्यवाद की व्याख्या कर दी कि रहस्यवाद क्यों होता है। उसको गर्भ के दौरान के अनुभवों के अचेतन स्तर से उसकी व्याख्या की। बहुत रोचक व्याख्या है सिगमंड फ्रॉइड ने। और उसने कहा कि अब आप सोच के देखिए कि आप किसी व्यक्ति का मूल्यांकन आमतौर पर करते हैं केवल उस बात से जो उसने आपके सामने कही है। वो चेतन है, मुश्किल से 10%। उसका 90% व्यक्तित्व उसके अवचेतन और अचेतन में है। अवचेतन जिसे वो जानता है किंतु आप नहीं जानते, अचेतन जिसे वो भी नहीं जानता। और फिर आप केवल 10% देख के बोलते कि इंसान बड़ा अच्छा है, हमने उससे बात की है। यहां तो शादियां हो जाती हैं 5 मिनट की बातचीत के आधार पे। लड़के के घर वाले लड़की के घर वाले सारे घेर के बैठे हैं, फिर बोलते तुम दोनों बात कर लो। सब उठ के चले जाते हैं, बाहर कान लगा लेते हैं दीवार में ऐसे करके। फिर लड़का पूछता है आपकी क्या हॉबीज हैं। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले से तैयार किया हुआ है। लड़की बता रही है सास ससुर की सेवा करना मेरी हॉबी है। लड़का बाग क्या बात है यार, यही पत्नी चाहिए थी, मेरे माँ बाप का ध्यान रखेगी। फिर लड़की उससे आपकी क्या हॉबी है। लड़का कह रहा है खाना बनाना।
पत्नी को घुमाना, शॉपिंग पे ले जाना, ये सब हॉबीज हैं। दोनों मक्कार एक नंबर के, दोनों सफेद झूठ बोल रहे हैं एकदम, लेकिन क्योंकि ऊपर की खोपड़ी है ना 10%, उससे काम चल रहा है। दोनों सुपर प्रभावित होकर लौटे हैं। लड़के के माँ बाप पूछ रहे क्या पापा, बस क्या बताऊं पापा, आपकी सेवा हो जाए, मुझे यही तो इच्छा है। लड़की भी कह रही बहुत अच्छा, शॉपिंग करवाएगा, और देखिए खाना बनाता है, देखिए आजकल ऐसा लड़का मिलता है कहीं। मैंने पूछा शराब पीते हो? बोला नहीं, एकदम नहीं पीता हूं शराब में, शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, गुटखा नहीं खाता। ऐसा लड़का आजकल मिलता है कोई इतना सज्जन? ऊपर से मार्केटिंग करवाएगा, शॉपिंग करवाएगा। अभी उसको पता नहीं कि सब झूठ है, फरेब है, इसमें एक भी चीज सस्ती निकलने वाली आगे चलकर। दोनों प्रभावित हो गए, शादी हो गई। 6 महीने बाद झगड़ते हुए अपने घर पहुंचे, क्योंकि 6 महीने बाद सच सामने आ जाता है। 2, 4, 5, 6 महीने तो एक विशेष काल है जिस समय 7वें आसमान पे होते हैं लोग, उसके बाद जमीन पे धम से गिरते हैं। तब समझ में आता है कि गलती हो गई है, तो कौन, ये तो भैंस टाइप का इंसान मिल गया मुझे, तो ठीक व्यक्ति है ही नहीं। तो अचेतन जो है ना, वो कंट्रोल करता है हमारे माइंड को। और सिगमंड फ्रॉइड ने कहा किसी को समझना है तो उसके अचेतन को समझो, उसके अवचेतन को समझो। और मनोविश्लेषण जो है वो तरीका है किसी व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन को समझने का, जिसपे सिगमंड फ्रॉइड ने ऐसी रिसर्च की, हजारों केसेस पे रिसर्च करके तब निष्कर्ष निकाले। आप समझ सकते हैं कि उसका क्या असर रहा होगा उस जमाने में। उसको पढ़ के हिंदी के भी कुछ लोग बावले हो गए। उनमें से 3 का नाम लिखा हुआ था, कहां चले गए? जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञे। उनको लगा अरे अब तो सब खत्म हो गया, इसको पढ़ लिया, अब तो कुछ बचा नहीं जीवन में, ऐसी फीलिंग आने लगी। तो इन तीनों से प्रभावित लोग जो हैं, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय, ये मनोविश्लेषणवादी कहानी के केंद्रीय व्यक्ति बने। तो एक वाक्य में मैंने आपसे कल परसों कहा था ना कि प्रेमचंद भी मनोविज्ञान पे लिखते हैं, किंतु एकेडमिक साइकोलॉजी नहीं है उनकी। उनकी कौन सी है? कॉमन सेंस साइकोलॉजी, जो हम सबके पास है। इनके पास जो साइकोलॉजी है वो कॉमन सेंस का मामला नहीं है, उसके लिए एकेडमिक